हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर में बेंजीन। बेंजीन का हम लोग प्रिपरेशन सीखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू किया जाए बेंजीन के बारे में पढ़ना। सबसे पहले बात कर लिया जाए कुछ उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो देखा जाए, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। यहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर आपको दिखाई देगा 1। और इसी हिसाब से जो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ पाई गई है वो है 154 पिकोमीटर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लिया जाए पहले एल्कीन का। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर आपको दिखाई देगा 2। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का होगा sp2 एंड बॉन्ड लेंथ इज 133 पिकोमीटर। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp है, बॉन्ड जो लेंथ है 121 पिकोमीटर। और अब आप देखिए बेंजीन को। बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5 यानी 1 और 2 के बीच में है ये। ठीक है, ये 1.5 यानी ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में है। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर के ही हिसाब से आप देखेंगे बॉन्ड लेंथ भी जो है वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच का है। ठीक है, तो दिस इज 154, दिस इज 133, दोनों को आप जोड़ के आधा कर लें, ठीक है, तो इट विल कम अराउंड 139 पिकोमीटर। ठीक है, देखा जाए, अगला बात किया जाए हम लोग कि बेंजीन जो है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिसिटी की 3 कंडीशंस होती हैं। पहला है साइक्लिक एंड प्लेनर। ठीक है, तो बेंजीन में, ठीक है, 6 रिंग का आपको साइकिल दिखाई दे रहा है, 6 कार्बन का। प्लेनर, सारे के सारे कार्बन sp2 हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, इस बात को समझा जाए। आप बेंजीन को देख सकते हैं, लेट्स से मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। और अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो आपको दिखाई देगा कि अब 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, दोनों मिला के अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में आपको दिखाई दे रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे रिंग पे डीलोकलाइज्ड है। हर एक बॉन्ड जो यहां सिंगल है वो यहां डबल हो गया, जो यहां सिंगल है वो डबल हो गया। तो हर एक बॉन्ड किसी न किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है, डबल बॉन्ड बन ही रहा है। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो गया। एंड लास्ट 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां आपको दिखाई देगा ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी यहां मौजूद हैं। और यही वजह है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके ये 2 इक्विवेलेंट केकुले स्ट्रक्चर हैं एंड दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब अगला हम लोग बात किया जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज है इट बर्न्स विद शूटी फ्लेम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन काफी कम है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन काफी ज्यादा है। सो दिस इज C6H6। अगर मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन देखूं तो इट इज 6 into 12, ठीक है, 72 डिवाइडेड बाई 72 प्लस 6। ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी 72/78। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज कंटेंट है वो काफी कम है, कार्बन का काफी ज्यादा है, और यही एक वजह है कि ये शूटी फ्लेम के साथ जलता है। अगला, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये पोलर कंपाउंड नहीं है, ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है। एंड आपको पता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो ये पोलर सॉल्वेंट वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। लास्ट पॉइंट, इट हैज कैरेक्टरिस्टिक एरोमा। इसी वजह से शुरू में नाम ही एरोमेटिक रखा गया। तो एरोमेटिक वो कंपाउंड थे जिनके पास कुछ
महक होती थी, एरोमा होता था, ठीक है। बाद में हम जो है देखे कि ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए, लेकिन जो नाम पड़ा था एरोमेटिसिटी वो तो उनके कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, स्मेल की वजह से, एरोमा की वजह से पड़ा था। आगे चला जाए, बात किया जाए अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन का। तो बेंजीन का प्रिपरेशन का पहला तरीका होगा साइक्लिक ट्राइमराइजेशन ऑफ इथाइन, ठीक है। आप इथाइन या एसिटाइलिन, ठीक है, अगर उसको रेड हॉट आयरन ट्यूब पे 873 केल्विन पे ले जाएंगे, पास करेंगे, तो इथाइन जो है उसके 3 मॉलिक्यूल ट्राइमराइज कर जाएंगे और बेंजीन बन जाएगा। देखा जाए ये ट्राइमराइजेशन होता कैसे। ये वाला जो कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड है वो यहां इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये जो है वो यहां मूव कर जाएगा, और ये जो है वो यहां मूव कर जाएगा, ठीक है। और यही वजह है कि यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड और यहां सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन, ठीक है। इस बेंजीन में देखिए ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और ये वाला बॉन्ड ये अभी आपने बनाया, ये वाला बॉन्ड आपने अभी बनाया, ये वाला बॉन्ड आपने अभी बनाया, ठीक है। तो ट्राइमराइजेशन होगा, ठीक है। रेड हॉट आयरन ट्यूब पे आप कॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दिस ट्राइमराइजेशन इज 2+2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अगेन ये एक, ठीक है, सिमेट्री कंट्रोल्ड रिएक्शन है। इसकी चर्चा हम लोग आगे कभी किया जाएगा, अभी बस हम लोग ये नाम ही देख लेंगे कि हाँ, जानेंगे कि ये एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता है। इसी का एक और वेरिएंट अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए मैंने इथाइन की जगह प्रोपाइन ले लिया और उसका ट्राइमराइजेशन कराया। ट्राइमराइजेशन यानी आप 3 मोल इक्विवेलेंट जो है लेंगे 1 मोल इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए, और अगर इसका ट्राइमराइजेशन किया तो बेसिकली आप सोच सकते हैं ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन की जगह अब आपने CH3 रख दिया है, ठीक है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, यू विल गेट मिसिटाइलिन। मिसिटाइलिन इज 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। पहले जहां हाइड्रोजन था अब वो एक हाइड्रोजन की जगह CH3 हो गया, ये अभी भी हाइड्रोजन है, ये CH3 हो गया, ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आपको मिसिटाइलिन मिल जाएगा। क्या ट्राइमराइजेशन की जगह टेट्रामराइजेशन भी पॉसिबल है? जवाब है हाँ, टेट्रामराइजेशन भी हो सकता है अगर आप जो कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बदल दे तो अगर हम दूसरा कैटलिस्ट इस्तेमाल करें तो हम टेट्रामराइजेशन करके साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन भी बना सकते हैं। अगेन इसको अगर देखा जाए तो इट विल बी 2+2+2+2, ठीक है। इसको बड़े ब्रैकेट बंद करना चाहिए मुझे, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और आपको पता है ये मॉलिक्यूल जो है ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता क्योंकि ये प्लेनर नहीं रहता, टब शेप अपना लेता है। तो ये सब जो है आप पहले से पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो टब शेप अपना लेगा ये। आगे चलें, नेक्स्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्ट। आपने पढ़ा है, ठीक है, ये एल्केन में, एल्केन का जो आपने प्रिपरेशन पढ़ा था वहां पे, ठीक है, ऑकवुड डीकार्बोक्सिलेशन या ड्यूमर रिएक्शन। इसमें क्या होगा, आप बेंजोइक एसिड ले रहे हैं, सोडा लाइम के साथ अगर उसको ट्रीट करेंगे, फ्यूज करेंगे, ठीक है, तो आपको डीकार्बोक्सिलेशन देखने को मिलेगा। ये CO2 बाहर निकल गया एंड यू विल गेट बेंजीन एज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। और जो NaOH है वो यहां से निकलने वाले CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और वाटर बन जाएगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा उसका काम क्या होगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना, NaOH को ड्राई रखना। नेक्स्ट मेथड की बात किया जाए तो इट इज रिडक्शन ऑफ फिनॉल, ठीक है। फिनॉल का रिडक्शन करेंगे बाय पासिंग द वेपर्स ओवर जिंक डस्ट, ठीक है। तो जिंक डस्ट पे इसका वेपर पास करेंगे फिनॉल का,
और आपको दिखाई देगा कि बेसिकली ये जो जिंक है इस ऑक्सीजन के साथ लेता जाएगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा एंड यू विल गेट फिनॉल प्रोडक्ट, सॉरी यू विल गेट बेंजीन प्रोडक्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट फिनॉल। आगे चलें। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन का। तो हम जानते हैं कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, वो एरोमेटिसिटी की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है और यही वजह है कि किसी भी रिएक्शन में वो अपना एरोमेटिसिटी लूज नहीं करना चाहता। तो आपको दिखाई देगा कि बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच में ढेर सारे डबल बॉन्ड हैं, लेकिन फिर भी बेंजीन एल्कीन से अलग रिएक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, देखा जाए इस बात को। सो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, एल्कीन का अगर बात किया जाए तो एल्कीन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो एल्कीन एडिशन शो करता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ और बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते थे ADE और यहां हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इसी को लिखने का दूसरा तरीका होगा SEAR। ठीक है, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है और इसीलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम पढ़ना चाहें तो हम इसको पढ़ेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखिए जैसे एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता था, ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट को डीकलराइज करता था। ब्रोमीन वाटर का रेड ब्राउन कलर, बेयर्स रिएजेंट के MnO4 का, ठीक है, पिंक कलर, उसको डीकलराइज करता था। बेंजीन ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां ये रिएक्शन नहीं हुआ, डीकलराइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, होगा कैसा रिएक्शन? होगा ऐसा रिएक्शन कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा और ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल E+ इस H+ को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो हो क्या रहा है, E+ सब्स्टिट्यूट्स H+। तो एक इलेक्ट्रोफाइल आया और वो दूसरे इलेक्ट्रोफाइल H+ को सब्स्टिट्यूट करके चला गया। H+ की जगह क्या कोई दूसरा ऐसा ग्रुप भी हो सकता है? ठीक है, ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे? जब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाता था तो जो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा उसको हम लोग कहते हैं लीविंग ग्रुप। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ कि कोई अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, ठीक है, प्रोटॉन की तरह निकला या, ठीक है, और ऐसा ही ग्रुप, तो उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोफ्यूज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफ्यूज, तो इलेक्ट्रोफ्यूज H की जगह कुछ और इलेक्ट्रोफ्यूज भी हो सकता है जिसको E+ रिप्लेस कर दे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करेगा। ज्यादातर केस में वो रिप्लेस होने वाला इलेक्ट्रोफाइल H+ ही होगा। ठीक है, लेकिन और लोग भी हो सकते हैं, उसका हम लोग चर्चा आगे किया जाएगा जब हम लोग इप्सो अटैक पढ़ेंगे तब। यहां हम लोग सिंपल बात समझे, E+ आया, H+ को रिप्लेस कर दिया, खुद उसकी जगह लग गया H+ बाहर। ठीक है, देखा जाए ये रिएक्शन कैसे होता है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल E+। आप कुछ तो, ठीक है, रिएजेंट लेंगे, उनको आपस में मिक्स करेंगे ताकि आपको इलेक्ट्रोफाइल E+ जनरेट हो जाए। सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप विल बी अटैक ऑफ E+ ऑन बेंजीन। E+ बेंजीन पे अटैक करेगा। ठीक है, ये 6 कार्बन एक जैसे हैं, मैं किसी भी एक कार्बन को मार्क कर लेता हूं, वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराऊंगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का अगर अटैक होना है तो आपको समझना है एज इफ ये वाला बॉन्ड आप तोड़ दें। ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ के यहां माइनस, यहां प्लस लिख दीजिए और ये माइनस प्लस उठा के जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये माइनस बेंजीन रिंग पे जो आपने रिंग पे अभी बनाया है और E+ पे जो प्लस है, ये दोनों खत्म हो गया और प्लस चार्ज यहां आ गया। अब देखिए ये जो प्लस चार्ज आया है,
इस वजह से ये जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना है, कार्बोकैटायन क्यों? क्योंकि कार्बन पे प्लस है, तो बनने वाला जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है वो नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिसिटी के लिए जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे अब नहीं है। यहां देखिए, यहां सिर्फ और सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, साथ ही साथ कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वाला कार्बन अब sp3 हो गया, तो ये कार्बन sp3 हो गया, इसलिए कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं है, ठीक है, ये एरोमेटिक नहीं रहा, ये नॉन एरोमेटिक बन गया है। तो बनने वाला कार्बोकैटायन नॉन एरोमेटिक है, लेकिन क्या इसमें रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन है? ठीक है, तो क्या इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा? क्योंकि ये प्लस चार्ज कॉन्जुगेशन में है इस पाई बॉन्ड के, तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं, ठीक है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर मूव कर दीजिए, प्लस चार्ज यहां आ गया। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, प्लस चार्ज यहां चला गया, ठीक है। और ये तीनों स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल हैं, इन तीनों को मिला के आप क्या देखेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा दिखेगा, क्योंकि जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना है, ठीक है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जो बना है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। इसी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का नाम हम लोग कहते हैं वीलेंड कॉम्प्लेक्स, इसी को कहा जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। या बेंजीन से बना है तो बेंजीनोनियम आयन, और इन जनरल ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, इसीलिए इसको हम कहेंगे एरिनियम आयन, ठीक है। तो इस इंटरमीडिएट के ये सारे नाम दिए जाते हैं, एरिनियम आयन, बेंजीनोनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और वीलेंट कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा बात कर लें कि क्यों इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स हम कह रहे हैं। तो देखिए, जब भी एक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पास जाएगा तो सबसे पहले वो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको मिल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन रिंग के बीच में इंटरेक्शन होगा, और ये जो चीज बना इसको हम लोग कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। ये पाई कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होता है कि ये पाई कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये किसी भी एक कार्बन पे आप इसका अटैक समझ सकते हैं और ये स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक है, तो पहले क्या बनता है? पाई कॉम्प्लेक्स, और फिर ये पाई कॉम्प्लेक्स जो है इससे हम लोग बना लेते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बेसिकली ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट यही सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। तो शुरू में पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा जहां पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस इलेक्ट्रोफाइल को मिल रहा होगा, उसके साथ इसका इंटरेक्शन होगा, ठीक है। ऐसा आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत बार पढ़े होंगे, ठीक है। तो पाई कॉम्प्लेक्स, और पाई कॉम्प्लेक्स के बाद हम अपने मतलब की चीज बनाते हैं कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स। खैर आगे चलें, तीसरा स्टेप क्या होगा? क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है और यही वजह है कि अगले स्टेप में बेस आएगा, ठीक है, और इस हाइड्रोजन को, ठीक है, बाहर लेता जाएगा, बाहर लेता जाएगा इस हाइड्रोजन को, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाएगा, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, जो भी हाइड्रोजन बाहर जा रहा है वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। कैसे रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन? एज प्रोटॉन, H+ की तरह, ठीक है, और वापस से ये पाई बॉन्ड बन जाएगा और आपको दिखाई देगा एरोमेटिसिटी इज रीस्टोर्ड, एरोमेटिसिटी इज रीस्टोर्ड, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा स्टेप। अगला बात किया जाए अगर रिएक्टिविटी का, तो रिएक्टिविटी विल बी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ वीलेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बेंजीनोनियम आयन, एरिनियम आयन बना था उसके स्टेबिलिटी पे, ठीक है, डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी। अगर बनने वाला कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट स्टेबल है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। अगला, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हुआ बेंजीन रिंग पे तब क्या होगा? उस केस में बोथ रीजियो सेलेक्टिविटी
and rate of reaction are affected by the substituent present on the ring. ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो रिजियो सेलेक्टिविटी को गवर्न करेगा। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, जब हम लोग प्लस एम माइनस एम का सीरीज पढ़ रहे थे तो वहां हमने बात की थी कि कुछ ग्रुप जो हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, कुछ ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब है आने वाले इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस को वो ऑर्थो और पैरा पे भेजेंगे, और कुछ ऐसे ग्रुप होंगे जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे भेजेंगे। और यही रिजियो सेलेक्टिविटी, ठीक है, रिएक्शन का है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाएगा, कहां बॉन्ड बनेगा। अगला है कि ये सब्स्टिट्यूएंट रेट ऑफ रिएक्शन को भी गवर्न करता है। कुछ एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, कुछ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे वो प्लस एम इफेक्ट के वजह से रिंग पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है। आपका जो इंटरमीडिएट एरिनियम आयन है या वैलेंट कॉम्प्लेक्स है उसको स्टेबलाइज करेंगे और रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे। जबकि कुछ ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, वो डीएक्टिवेटिंग होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी को कम कर देंगे, ठीक है। और इस वजह से जो बनने वाला आपका वैलेंट कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी को भी कम करेंगे, रिएक्टिविटी को कम करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। नॉर्मली जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो मेटा डायरेक्टिंग। कुछ एक्सेप्शन भी है जैसे कि हेलोजन। हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो ऐसे कुछ और भी एक्सेप्शन है, इनकी चर्चा अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी देखा जाए हम लोग अगला चीज जो कि है एनर्जी डायग्राम, ठीक है। एनर्जी डायग्राम देखा जाए, यहां क्या है, शुरुआत में आपके पास है रिएक्टेंट बेंजीन। बेंजीन में यहां मैंने हाइड्रोजन लगा के दिखाया, ठीक है। तो रिएक्टेंट है बेंजीन, इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और बनाएगा वैलेंट कॉम्प्लेक्स कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और फिर क्या होगा, इस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से अगले स्टेप में बनेगा, ठीक है, आपका प्रोडक्ट और H+ बाहर निकल गया। यहां जानबूझ के जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को हम शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्टेप 1 जो हम लिख रहे हैं वो बेसिकली है क्या, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और स्टेप 2 जो है दैट इज, ठीक है, कि प्रोटॉन का बाहर निकलना, ठीक है। तो दिस इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। जानबूझ के हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को यहां नहीं शो कर रहे हैं क्योंकि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का कोई रोल नहीं रहता, ठीक है, बेंजीन का कोई रोल नहीं रहता। तो यहां बात किया जाए, ये अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन ये जनरली आरडीएस होगा क्योंकि इसी का ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसका एनर्जी सबसे ज्यादा है। सो स्टेप 1 विल बी आरडीएस, ठीक है। और ऐसा आपको देखने को मिलेगा सभी इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए, जैसे कि नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एटसेट्रा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, आप देखिए यहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है किस पे, बेंजीन रिंग पे। तो आपको ट्रांजिशन स्टेट में क्या दिखेगा, बेसिकली यहां दिखेगा बेंजीन रिंग और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बॉन्ड बनते हुए। तो ये वाला बॉन्ड जो है ये फॉर्म होते हुए आपको दिखेगा, साथ ही साथ ये बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होते हुए दिखेगा, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट 2 की बात करें तो ये जो वैलेंट कॉम्प्लेक्स है ये कैसा दिखता है, तो वैलेंट कॉम्प्लेक्स तो ऐसा था आपके पास, ठीक है, यहां पॉजिटिव चार्ज H और E, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट जो 1 है उसमें क्या दिखेगा आपको, ये बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये बॉन्ड बनते हुए दिखेगा और यहां जो पाई बॉन्ड था ये टूटते हुए दिखेगा। यही मैंने दिखाया है ट्रांजिशन स्टेट 1 में, ये बात समझ में आया। ट्रांजिशन स्टेट 2 में क्या होगा, अब बेसिकली ये बॉन्ड फिर से बनना है, ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटना है।
हाइड्रोजन और रिंग के बीच में, कार्बन के बीच में। तो यहां देखिए ये बॉन्ड आपको दिख रहा है ब्रेक होते हुए और ये बॉन्ड दिख रहा है फॉर्म होते हुए। ये बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या होगा, ये रिंग वापस से एरोमेटिक हो जाएगा, जबकि यहां ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इस वजह से एरोमेटिसिटी जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपको दिखाई देगा कि एरोमेटिसिटी इज लॉस्ट क्योंकि ये बॉन्ड टूट रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट 1 में एरोमेटिसिटी इज लॉस्ट और ट्रांजिशन स्टेट 2 में ठीक है आपको दिखेगा कि एरोमेटिसिटी गेन होते हुए। लेकिन ये देखिए फाइनली एरोमेटिसिटी गेन तो यहां प्रोडक्ट में हो रहा है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में तो ऐसा होता हुआ ठीक है अभी दिख रहा होगा, ये बॉन्ड पूरी तरह फॉर्म नहीं हुआ है ना, तो ये एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिसिटी इज, या इस कहना गलत है, हम कहें विल बी गेन्ड और यहां कह दूं मैं एरोमेटिसिटी विल बी लॉस्ट। ठीक है, अब अगर इन दो ट्रांजिशन स्टेट्स की हम बात करें तो ये दोनों ही ट्रांजिशन स्टेट में तो कोई भी एरोमेटिक नहीं है क्योंकि बॉन्ड अभी टूट रहा है या बन रहा है। तो यहां चर्चा क्या होगी कि यहां बॉन्ड बन कौन सा रहा है। ठीक है, तो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के बीच में, और यहां बॉन्ड टूट कौन सा रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ये बॉन्ड तो हमेशा पार्शियल है दोनों ट्रांजिशन स्टेट में, एक जगह बनते हुए एक जगह टूटते हुए। तो हम बात करें अगर ट्रांजिशन स्टेट 1 स्टेबल है, इसका मतलब कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच का बॉन्ड मजबूत बॉन्ड है, जबकि अगर ये टूटता हुआ है और फिर भी ये स्टेबल है, इसका मतलब क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो था ये वीक बॉन्ड था। ठीक है, वीक बॉन्ड है, ये टूट रहा है, यहां ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और यही वजह है कि इसकी स्टेबिलिटी, मजबूत बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और यहां कमजोर बॉन्ड टूट रहा है। तो ये बात समझ में आए। आगे चला जाए, बात किया जाए इसी तरह के ठीक है इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो यहां क्या होगा, स्टेप 1 इज आरडीएस। ठीक है, स्टेप 1 आरडीएस क्यों है, क्योंकि आपने देखा ट्रांजिशन स्टेट 1 जो है इसका एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, इसका एनर्जी मैक्सिमम है और यही वजह है कि आपको दिखाई देगा स्टेप 1 आरडीएस है। ये स्टेप में हो क्या रहा है, ये स्टेप 1 जो कि आरडीएस है, इसमें हो क्या रहा है, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक कर रहा है और बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, विलेन इंटरमीडिएट का जनरेशन हो रहा है। अगर यही आरडीएस है तो इसको देख के अगर आपको रेट लॉ लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल E+। ठीक है, और ऑर्डर अगर लिखना हो तो इसका 1, इसका 1, 2, और इसीलिए इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहेंगे Se2Ar। ठीक है, Se2Ar का क्या मतलब है, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, और 2 का मतलब है बाइमोलिक्यूलर। ठीक है, आपको जो स्टेप आरडीएस है उसका मॉलिक्यूलरिटी 2 है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ आरडीएस इज इक्वल टू 2। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसका मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं करना चाहिए केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से, लेकिन आपको पता है हम लोग ये बात नहीं मानते। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आरडीएस का मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसीलिए हम यहां 2 लिख रहे हैं। ठीक है, एंड लास्ट एरोमेटिक। तो एरोमेटिक सिस्टम में ऐसा होता है, दिस विल बी कॉल्ड एज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर। ठीक है, तो बाइमोलिक्यूलर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिस ऑर्डर में आपका मन हो पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात किया जाए अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल जैसे आयोडीनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट, एल्काइलेशन, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, और यहां आपको क्या दिखने को मिलेगा, खासकर हम बात करने जा रहे हैं सल्फोनेशन की। तो सल्फोनेशन में क्या देखने को मिलता है, यहां देखने को मिलता है कि ट्रांजिशन स्टेट 1 और ट्रांजिशन स्टेट 2, ठीक है, इन दोनों का एनर्जी तकरीबन बराबर है
ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांजिशन स्टेट 2 जो है उसका एनर्जी ज्यादा हो जाए। तो ट्रांजिशन स्टेट 1 और ट्रांजिशन स्टेट 2 में आपको दिखाई देगा ऐसा हो सकता है कि ट्रांजिशन स्टेट 2 का एनर्जी ज्यादा हो। ऐसे केस में आपको क्या दिखाई देगा, मान लीजिए आप वेलेंट इंटरमीडिएट बना भी लिए, वेलेंट इंटरमीडिएट बना लिए और अगर मान लीजिए ट्रांजिशन स्टेट 2 का एनर्जी ज्यादा है तो आपको दिखेगा कि फॉरवर्ड जाने में ज्यादा मेहनत है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप है, इसको मैं K2 कह दूं, और जो फर्स्ट स्टेप है उसका रिवर्स जाने में ज्यादा आसानी है क्योंकि ये पीक छोटा है। ठीक है, तो K-1 ये आसान होगा कि फर्स्ट स्टेप रिवर्स कर लें हम बजाय इसके कि सेकंड स्टेप करें। ऐसे सोचिए कि आप वेलेंट इंटरमीडिएट पे अगर बैठे हैं तो ये पहाड़ का जो ऊंचाई है ये ज्यादा है और ये वाला पहाड़ का ऊंचाई कम है, तो वेलेंट इंटरमीडिएट क्या सोचेगा कि K2 पे चढ़ने से बढ़िया क्या है K-1 चला जाए। ठीक है, तो ये है K1, दिस इज K-1, ठीक है, एंड दिस इज K2, दिस इज K-2। तो यहां इंटरमीडिएट, वेलेंट इंटरमीडिएट सोच रहा है कि K2 ज्यादा ऊंचा है, इससे ज्यादा छोटा क्या दिख रहा है K-1, तो K-1 वापस चले जाएं, और यही वजह है कि स्टेप 1 रिवर्सिबल हो गया। ठीक है, और यही वजह होगा कि स्टेप 2 RDS भी हो सकता है। ठीक है, तो रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करेगा कब ऐसा हो रहा है। ठीक बात है, आगे चले हम। यहां आपको दिखाई देगा ट्रांजिशन स्टेट 1, ठीक है, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है या बराबर है ट्रांजिशन स्टेट 2 के। तो ऐसा हो सकता है ट्रांजिशन स्टेट 2 ऊपर हो, या हो सकता है ट्रांजिशन स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट 1 और 2 इन दोनों का एनर्जी तकरीबन बराबर हो। तो दोनों का एनर्जी बराबर भी हो सकता है और ट्रांजिशन स्टेट 1 का स्टेबिलिटी ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, देखा जाए इसका मतलब क्या होगा अगर ट्रांजिशन स्टेट 1 का स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब यहां जो बॉन्ड बन रहा है कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में वो वीकर बॉन्ड है, और यहां जो बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड यहां टूट रहा होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड यहां टूट रहा होगा। ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होगा। तो यहां हो सकता है कि स्टेप 2 में भी RDS, और अगर स्टेप 2 RDS है इसका मतलब स्टेप 2 में हो क्या रहा है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, यानी अगर मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम से, उसके आइसोटोप से, तो आपको, ठीक है, यही स्टेप RDS अगर हो गया तो आपको प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट जरूर दिखाई देगा यहां, और ऐसा होता भी है। सल्फोनेशन में, आयोडीनेशन में आपको प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिखता है। ठीक है, तो हम ये बात पहले भी कर चुके हैं। देखा जाए एक बार और सल्फोनेशन को थोड़ा डिटेल में। सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट इज SO3, और इन सम केसेस इट इज HSO3+। ठीक है, कुछ बुक कहती है कि SO3 है, कुछ बुक्स कहती हैं कि HSO3+ है। ठीक है, अलग अलग रिएजेंट इस्तेमाल करने पे अलग अलग कंडीशन में, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। अगला बात, यहां आपको दिखाई देगा कि फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल है। ठीक है, तो दिस इज रिवर्सिबल स्टेप 1। स्टेप 1 इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल नहीं, इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन रिंग पे अटैक। तो ये स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक कर रहा होगा, आपको दिखाई देगा कि ये वाला बॉन्ड अभी बन रहा है। ठीक है, हमने यहाँ SO3 इलेक्ट्रोफाइल मान के बनाया है, तो ये वाला बॉन्ड बन रहा होगा, ये वाला पाई बॉन्ड टूट रहा होगा। ठीक है, और आपको दिखाई देगा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो रेजोनेंस में डीलोकलाइज हो रहा होगा। तो ये मैंने बना दिया है क्या, आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स या वेलेंट कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज वेलेंट कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट। और अगले स्टेप में, ठीक है, ये वेलेंट कॉम्प्लेक्स से आपको दिखाई देगा कि ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया ये बॉन्ड, ये बाहर निकल गया H+ की तरह। ठीक है, एंड दिस इज, तो इसका बात किया जाए तो इसका फॉरवर्ड का K1, K-1 एंड दिस इज K2। ऐसा हो सकता है कि K-1 ज्यादा हो K2 से। ठीक है, और इसीलिए स्टेप 1 रिवर्सिबल आ रहा है। ठीक है, यहां पे अगर आप हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगा देंगे तो आपको KIE ऑब्जर्व होगा, KH/KD विल कम आउट टू बी डिफरेंट फ्रॉम 1। ठीक है, KH KD ये एक दूसरे से
सिग्निफिकेंटली अलग होने चाहिए। तो आपको दिखाई देगा ये वैल्यू अगर 1 के बिल्कुल करीब नहीं है, इसका मतलब काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, अब अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी बेंजीन को रिएक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल SO3 के साथ और बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो इसको हम कहेंगे सल्फोनेशन। उल्टा भी हो सकता है, अगर आप रिएक्शन करा दें बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हॉट एक्वियस H2SO4 के साथ, तो आपको रिवर्स रिएक्शन मिल जाएगा। बेसिकली सल्फोनिक एसिड से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आपको बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस रिवर्स रिएक्शन को हम कहेंगे डीसल्फोनेशन। ये बात याद रखिएगा कि सल्फोनेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। आप बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा के बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना सकते हैं और जरूरत पड़ी तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से वापस बेंजीन भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा, आइए उनके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन से कंपेयर रेट ऑफ नाइट्रेशन, जो कि एक Ac2Ar रिएक्शन है। ठीक है, फॉर, तो हमने क्या पढ़ा कि Ac2Ar का रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी कहें या रेट, ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ वैलेंट कॉम्प्लेक्स पे, वैलेंट कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा वो रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेट को बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट को कम करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा वो वैलेंट कॉम्प्लेक्स को स्टेबल बनाएगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वैलेंट कॉम्प्लेक्स को अनस्टेबल करेगा, रेट को कम करेगा। तो देखा जाए इन ग्रुप्स के बारे में बात किया जाए, सबसे पहले ये बेंजीन है, इसको रेफरेंस केस कहा जाए। यहाँ जो CH3 है उसका +H इफेक्ट होगा। अगर आपने हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम कर दिया, ठीक है, तो इसका भी +H इफेक्ट होगा, लेकिन वो पहले से कमजोर हो जाएगा। तो इसका +H बड़ा ज्यादा है और ये +H कमजोर है। ठीक है, अगला बात किया जाए फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का -I इफेक्ट होता है। ठीक है, और +M इफेक्ट भी होता है। यहाँ क्लोरीन ये भी -I और +M इफेक्ट, और नाइट्रो का तो -M -I दोनों इफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे भी CD3 इसका +I भी होगा और इसका +I इस +I से थोड़ा कमजोर होगा। यहाँ पे अब हम लोग सबसे पहले बात ये करेंगे कि जो कमजोर इफेक्ट है उसको काट दिया जाए। कमजोर इफेक्ट जो है उसको काट दिया जाए, तो आपको दिखाई देगा कि ये सारे लोग तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये वाला रेफरेंस है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। +H इफेक्ट CH3 का ज्यादा होता है, इसलिए रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, अल्टीमेटली CD3 ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही है, तो इसलिए इसका भी रिएक्टिविटी बेंजीन रिंग से तो ज्यादा ही होगा रेफरेंस केस से, और रेफरेंस केस इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। तो अब फ्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन में हमने बात की थी कि इसका -I ज्यादा होता है फ्लोरीन का, लेकिन उसका +M भी ज्यादा होता है। ठीक है, और इसी तरह क्लोरोबेंजीन जो है इसमें -I, ठीक है, ये कमजोर होता है, लेकिन +M भी कमजोर होता है। नेट रिजल्ट ये है कि फ्लोरोबेंजीन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, तो फ्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा क्लोरोबेंजीन से। और फाइनली नाइट्रो में इसका तो -M इफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग -M, और इसका रिएक्टिविटी सबसे कम। ठीक है, तो रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर हो जाएगा। अगला, कंपेयर रेट ऑफ सल्फोनेशन। ध्यान दीजिएगा, सल्फोनेशन में हमने बात की थी कि यहां प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और यही वजह है कि रिएक्टिविटी ज्यादा होगा किसका, बेंजीन का, इन कंपैरिजन टू जब आप हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दे तो। ठीक है, तो यहां प्राइमरी KIE देखने को मिलेगा और उसके बेसिस पे ये आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात किया जाए कि कुल मिला के कितने, ठीक है, हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने हैं। ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन Ac2Ar नहीं होते, इसीलिए 2 मैंने मिटा दिया और इसको ठीक कर दें SeAr कर दें। तो कुल मिला के हमको जो SeAr रिएक्शन पढ़ने हैं वो है नाइट्रेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन,
सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या कई केसेस में सिंपल एल्काइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये 5 हमको डिटेल में पढ़ना है। कुछ और जिनकी हमको अपने सिलेबस में जरूरत है वो है नाइट्रोसोएशन, ठीक है। तो नाइट्रेशन मतलब होता क्या है, बेसिकली आप बेंजीन का रिएक्शन कराएं और नाइट्रोबेंजीन बना लें, ठीक है। तो ये है नाइट्रेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, आप बेंजीन से, ठीक है, हेलो बेंजीन प्रोडक्ट पालें। सल्फोनेशन मतलब आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है। एल्काइलेशन यानी आप एल्काइल बेंजीन प्रोडक्ट पालें। एसाइलेशन यानी आप ये एरोमेटिक कीटोन आपको प्रोडक्ट मिल जाए। नाइट्रोसोएशन मतलब यहां NO आप बेंजीन रिंग पे अटैच कर पाए। क्लोरोमिथाइलेशन इसका मतलब होगा आप बेंजीन रिंग पे CH2Cl अटैच कर पाए। फॉर्माइलेशन, ठीक है, इसका मतलब होगा आप CHO अटैच कर पाए बेंजीन रिंग पे, बेसिकली बेंजल्डिहाइड बना पाए। एंड लास्ट इज डाईएजो कपलिंग। डाईएजो कपलिंग मतलब होगा आप बेंजीन रिंग पे N2PH, ठीक है, अटैच कर पाए, ठीक है। यहां पे इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसा कुछ, ठीक है, ये बेंजीन रिंग, ये N डबल बॉन्ड N और यहां PH, ठीक है। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है वो है PHN2+। इसका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे जब हम लोग अमीन्स चैप्टर पढ़ा जाएगा वहां पे, ठीक है। तो डाईएजो कपलिंग हम लोग वहां पढ़ेंगे। देखिए इन सभी रिएक्शन में अलग क्या होगा, तो अलग होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल E+ अलग अलग है, बाकी सब तो रिएक्शन वैसा ही है जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो सभी केस में मैकेनिज्म तो वही रहेगा। क्या अलग होने जा रहा है वो है कैसे आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, क्या रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे। और आपको ये तरीका पता होना चाहिए, आपको रिएजेंट देख के स्ट्राइक करना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोफाइल है और बेसिकली मुझे SEAR, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है बेंजीन पे। तो चलिए हम लोग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम लोग शुरू में स्टेप 1 कहते थे, उसके बारे में पढ़ा जाए, ठीक है। तो हमारा एम यहां ये है टू लर्न द रिएजेंट्स, ठीक है। सबसे पहले हम उन रिएजेंट्स की बात करें जो कि नाइट्रेशन रिएक्शन में काम आते हैं, ठीक है। नाइट्रेशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है NO2+। देखा जाए हम लोग NO2+ कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कॉन्क HNO3 का इस्तेमाल करके। कॉन्क HNO3 का देखिए, HNO3 जो है वो एक एसिड है, वो टूट सकता है H+ प्लस NO3- में, ठीक है। और ये जो H+ है ये दूसरे HNO3 पे अटैक कर सकता है। तो HNO3 का आप स्ट्रक्चर देखिए, ये है HNO3 का स्ट्रक्चर। इस पे ये जो H+ आया वो अटैक कर दिया बेसिकली इस ऑक्सीजन पे, और ये आपने तोड़ दिया ये बॉन्ड टू गेट H2O प्लस NO2+, ठीक है। तो NO2+ का स्ट्रक्चर कैसा होगा, N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O और इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, ठीक है। अगला हम लोग तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्क HNO3 प्लस H2SO4, ठीक है। यहां देखिए रोल क्या था इस H+ का, इस H+ का रोल था कि यहां HNO3 पे बेस की तरह, जो HNO3 बेस है उस पे ये जाके अटैक कर दे। अब H2SO4 और HNO3 में से ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो H2SO4 विल एक्ट एज एसिड और HNO3 विल एक्ट एज बेस। बिल्कुल जैसा ऊपर हुआ है, यहां क्या होगा, H2SO4 विल गिव H+ प्लस HSO4-। तो ये एसिड की तरह काम करेगा, H+ दे दिया, और ये H+ को एक्सेप्ट कौन करेगा, HNO3, बिल्कुल जैसे यहां किया था, ठीक है। तो HNO3 है, और यहां H+ ने अटैक कर दिया, इस H+ ने,
ये टूट गया एंड अगेन यू विल गेट NO2 प्लस। ठीक है, तो यहां H2SO4 एसिड और HNO3 बेस। ठीक है, अगला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं N2O5 को नाइट्रेशन के लिए। दिस विल ब्रेक इनटू NO2 प्लस प्लस NO3 माइनस। यही NO2 प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट NO2 प्लस ClO4 माइनस, या आपको यही दे सकता है कैसे, HNO3 प्लस HClO4। अगेन जैसे H2SO4 एसिड था वैसे यहां HClO4 एसिड है और बेस कौन है, HNO3। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, NO2 प्लस ClO4 माइनस, तो यहां से भी आप यही कह सकते हैं, यहां से आप NO2 प्लस बना लीजिएगा, ClO4 माइनस बना लीजिएगा और H2O बना लीजिएगा। ठीक है, और यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है, या यहीं पे आप मार्क कर दें इसको, यहां NO2 प्लस। ठीक है, यहां पे आप इसी को सोच सकते हैं कैसे, HNO3 प्लस HF प्लस BF3। ठीक है, तो ये मिलके क्या बना देगा, NO2 प्लस, ठीक है, प्लस BF4 माइनस प्लस H2O। ठीक है, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया आपने। ठीक है, आगे चला जाए। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है X+ या X+ का कॉम्प्लेक्स लुईस एसिड के साथ। तो यहां देखिए, यहां X2 है, उस पर लुईस एसिड अटैक कर देगा, ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा और X+ के जनरेशन में मदद होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम Cl2 के साथ समझें इसको, तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है और AlCl3 जो कि एक लुईस एसिड है, जहां अल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, और क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा क्लोरीन क्लोरीन, और ये बॉन्ड AlCl3 के साथ। ठीक है, यहां आपको दिखाई देगा इस क्लोरीन पे पॉजिटिव, ठीक है, और इस अल्युमिनियम पे निगेटिव। और फिर क्या होगा, ये क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड जिसमें शुरू में पोलैरिटी नहीं थी, अब और आसानी से टूट जाएगा इस क्लोरीन की तरफ, यू विल गेट Cl+ इलेक्ट्रोफाइल। आप कह सकते हैं कि Cl+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है यही काम करेगा कैसे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, तो आप इस कॉम्प्लेक्स को भी इलेक्ट्रोफाइल समझ सकते हैं, Cl+ को भी समझ सकते हैं। आप देखिए यही लुईस एसिड जो है वो बार बार हम बदलते जा रहे हैं। शुरू में हमने AlCl3 लिया, FeCl3 लिया, FeBr3 लिया, ठीक है, BF3 लिया, तो सब में एक ही चीज है। ये वाला देखा जाए HOCl प्लस H+, यहां क्या होगा, तो ये OH, ये Cl और H+ ने यहां अटैक कर दिया, ये बॉन्ड अब आप इधर तोड़ लीजिए। ठीक है, यू विल गेट H2O प्लस Cl+। ठीक है, HOBr में भी यही काम होगा। ठीक है, अगला ICl प्लस AlCl3। ठीक है, अब आप सोचिए ICl और AlCl3 लुईस एसिड है, तो वो वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा है। आयोडीन और क्लोरीन में क्लोरीन जो है वो छोटा एटम है, उस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा है, यही वजह है कि अटैक होगा क्लोरीन पे। ठीक है, ये बॉन्ड बन जाएगा अल्युमिनियम पे माइनस, क्लोरीन पे प्लस, और अब ये बॉन्ड इधर तोड़ दीजिए, यू विल गेट I+ प्लस AlCl4 माइनस। ठीक है, ये I+ यहां इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, जो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। ये एक Fe+Br2 छूट गया, तो इसको आप सोच सकते हैं दिस विल फॉर्म FeBr3, और फिर से ये FeBr3 और ये Br2, बेसिकली ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, थर्ड में। अगला देखा जाए I2AlCl3 के साथ, तो यहां तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है यही इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। आप अगर I2 के साथ यही काम कराएंगे, ठीक है, तो आपको जरूरत पड़ेगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी। ठीक है, ताकि आप आयोडीनेशन करा पाए। ध्यान रखिएगा,
आयोडीनेशन इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, और इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का, ठीक है। आगे चला जाए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में अगेन R+ इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, अगर R+ का स्टेबिलिटी ठीक ठाक है तो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है, जैसे कि 3 डिग्री इस टाइप का। और अगर 1 डिग्री है RH तो उस केस में ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है यही काम कर सकता है कैसे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ध्यान दीजिएगा, अगर R+ बन गया तो वो रीअरेंज भी हो सकता है, यानी यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि बनने वाले, ठीक है, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट है। साथ ही साथ हम लोग कुछ ऐसे केसेस की भी बात करेंगे जहां कॉम्प्लेक्स में ही रीअरेंजमेंट हो जाता है, और कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे जहां रीअरेंजमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। देखा जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड AlCl3 का इस्तेमाल करूं और N-प्रोपाइल क्लोराइड लूं, N-प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है ये, और यहां आपको देखने को मिलेगा कि रीअरेंजमेंट हो गया। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, इनफैक्ट ये रीअरेंज होके, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां इलेक्ट्रोफाइल Pr+ नहीं है, ठीक है, यहां इलेक्ट्रोफाइल होगा IPr+। तो ये बात ध्यान रखिएगा, रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा आपको। सिमिलरली अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहां आपको दिखाई देगा ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा यहां, ठीक है, इनफैक्ट इसमें रीअरेंजमेंट दिखने को मिलेगा, ठीक है। यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करा के सोच लीजिएगा, आपको इलेक्ट्रोफाइल देखने को मिलेगा ये, ठीक है। इसमें बात किया जाए तो आपको इलेक्ट्रोफाइल ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस है, हम लोग यूज कर सकते हैं एल्कीन HF के साथ। तो एल्कीन प्लस HF, आपको पता है कि HF सोर्स है H+ का और F- का, और F- पुअर न्यूक्लियोफाइल है। तो एल्कीन पे H+ अटैक कर देगा, कार्बोकेटाइन बना देगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंज भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन F- अटैक नहीं करेगा। इनफैक्ट कार्बोकेटाइन R+ जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है, बेंजीन रिंग पे अटैक कर सकता है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है F- से, ठीक है, F- जो है वो खराब न्यूक्लियोफाइल है। देखा जाए, यहां पे आपको दिखाई देगा, अगेन आप ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, ये पाई बॉन्ड तोड़ के यहां हाइड्रोजन लगा देंगे, यहां प्लस चार्ज बना देंगे, और फिर यहां रीअरेंजमेंट भी होगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां नहीं मिलेगा, रीअरेंज होके ये हो जाएगा CH3C+, CH3 CH2 CH3। तो ये रीअरेंजमेंट हो गया, ठीक है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से, और ये आपको इलेक्ट्रोफाइल दिखाई देगा। लास्ट वाले केस में यहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, सिंपली आपको ये इलेक्ट्रोफाइल दिख गया, ठीक है, ये आपने पाई बॉन्ड तोड़ दिया, यहां हाइड्रोजन और यहां प्लस चार्ज, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और केसेस को देखा जाए। इसमें देखिए आपने लिया है अल्कोहल विथ BF3, ठीक है। यहां क्या होगा, आप सोचेंगे एज इफ इसके साथ ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ BF3 अटैच हो गया, ये लुईस एसिड, ठीक है, और ये लुईस बेस, और ये वाला बॉन्ड टूट गया, ठीक है, इस कार्बन पे प्लस आएगा और वो रीअरेंज हो जाएगा मिथाइल शिफ्ट से, ठीक है। तो यहां भी आपको दिखाई देगा रीअरेंजमेंट, ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, इनफैक्ट इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस एज द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट केस देखा जाए, यहां तो कुछ भी रीअरेंजमेंट का चांस नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल जो है आपका साइक्लोहेक्साइल होगा, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल कैटायन। यहां देखा जाए, यहां
बनने वाला कार्बोकैटायन है CPM, और आपको पता है CPM जो है उसमें आपको सिग्मा रेजोनेंस देखने को मिलता है, डांसिंग रेजोनेंस देखने को मिलता है। तो इसको ऐसा मत करिएगा कि रीअरेंज करके ये बना दें, नहीं, ये गलत हो जाएगा, यहाँ रीअरेंजमेंट इसको नहीं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल CPM होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस आपको दिखाई दे रहा है 7 साइड का रिंग पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्लोरीन हटा दीजिए, इसको मिटा देते हैं ये, और इसमें फिर से रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा, इस बार रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। फाइनली आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ दीजिएगा, यहां लिख दीजिएगा प्लस, यहां लिख दीजिएगा माइनस, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा उठा के, यू विल गेट, यहां पॉजिटिव आया और फिर से रीअरेंजमेंट कराइएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहां, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल इसको मत बनाइएगा, इसको भी मत बनाइएगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होने जा रहा है। नेक्स्ट केस आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहां FeBr3 लुईस एसिड यूज हुआ है। फाइनली पॉजिटिव चार्ज यहां, ये ब्रोमीन हटा दें, 5 साइड के रिंग के बाहर आपको पॉजिटिव चार्ज, दिस विल बी केस ऑफ रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंड कर लीजिएगा और 6 साइड का रिंग बना दीजिएगा, ये होगा आपका। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल रिंग एक्सपेंशन के बाद। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। ठीक है, यहां पे 4 साइड के रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। ठीक है, अगेन रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, और फाइनली आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ये होगा। ठीक है, 5 साइड के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये इसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहिएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जहां भी रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, ठीक है, जो भी पॉसिबल है वो हम कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ एक्सेप्शनल केसेस की बात करें, देखा जाए इनमें। सबसे पहले आप देखिए कि यहां ZnCl2 का इस्तेमाल किया गया है। ZnCl2 कंपैरेटिवली AlCl3 के मुकाबले एक कमजोर लुईस एसिड है। क्योंकि ZnCl2 एक कमजोर लुईस एसिड है, यही वजह है कि यहां आपको कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता। क्यों कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता? तो इसका वजह यह है कि यहां कार्बोकैटायन फुल्ली डेवलप बन ही नहीं पाता। ठीक है, इनफैक्ट जो कॉम्प्लेक्स होता है इस RX का लुईस एसिड के साथ, वही इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, तो फुल्ली डेवलप कार्बोकैटायन बन नहीं पाता और रीअरेंजमेंट नहीं हो पाता। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, कि अगर ZnCl2 दिया होगा आपको तो उस केस में आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा Pr+। ठीक है, गलती से उसको रीअरेंज करके, ठीक है, रीअरेंज करके IPr+ मत बना लीजिएगा। ठीक है, ये काम यहां नहीं करना है। IPr+ हम रीअरेंज करते थे जब हमारे पास लुईस एसिड दिया होता था AlCl3 स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। ZnCl2 एक कमजोर लुईस एसिड है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हाँ Pr+ ही इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ऐसा रीअरेंजमेंट होता है जब आप AlCl3 का इस्तेमाल करते हैं तब। ठीक है, अगला बात किया जाए MeSO4 विथ H+। तो यहां जो H+ है वो इस ऑक्सीजन पे अटैक कर देता है। ठीक है, आपको दिखाई देगा ऐसा, हमेशा ये एरो होगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां है? ऑक्सीजन के पास। तो आप दिखाएंगे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन मूव किया H+ की तरफ, उल्टा कभी मत दिखाइएगा, वो सही तरीका नहीं होता है। ठीक है, और यहां क्या बन जाएगा? यू विल गेट CH3O H डबल बॉन्ड O OH Me। ठीक है, और इस पे प्लस चार्ज, और यहां पे आप बॉन्ड तोड़ेंगे, हमेशा छोटे ग्रुप को बाहर निकालेंगे। सो यू विल गेट CH3+ इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम हियर। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि यहां से आपको इलेक्ट्रोफाइल ये बनाना है। गलती से ये बॉन्ड उल्टी तरफ मत तोड़ दीजिएगा, MeOH और यहां सल्फर पे प्लस मत बना दीजिएगा। ठीक है, अगला चला जाए, ये एक साइक्लिक ईथर है, इसका रिएक्शन हम BF3 के साथ कराएंगे। BF3 के साथ कराएंगे तो ये देखिए ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है
और यहाँ बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो बॉन्ड बनेगा कैसे, ऐसा, ठीक है। एंड यू विल गेट फाइनली ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इसकी तरफ। आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये ऐसा ऑक्सीजन BF3 पे माइनस और यहाँ प्लस, और ये एंड अटैक कर देगा, ठीक है, बेंजीन रिंग पे। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया जाए ये वाला, ठीक है। इसमें देखिए मैंने साइक्लिक ईथर का उपयोग किया है, BF3 का इस्तेमाल किया ये पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में मैंने हाइड्रोलिसिस कर दिया है उसका। तो सबसे पहले इसको सोचिए, इन दोनों को आपने मिलाया तो दिस विल जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH2, ठीक है। और इस कार्बन पे जो प्लस चार्ज है इससे आप बेंजीन रिंग पे सोचिए कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक हो रहा है, यू विल गेट CH2, ठीक है, CH2 ट्वाइस, ठीक है, ये दोनों बेसिकली CH2 मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। ऑक्सीजन BF3, ये BF3 पे माइनस भी था, ठीक है, यहाँ माइनस, और जब इसका आप हाइड्रोलिसिस कर देंगे दूसरे स्टेप में तो आप सोचेंगे यहाँ H, यहाँ OH आया, तो फाइनली इसको मिटा दें हम, ठीक है, और प्रोडक्ट लिख दें, दिस विल बी OH, ठीक है, तो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। अगला केस देखा जाए, बेसिकली हमने यहाँ नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड और ZnCl2 वीक लुईस एसिड का इस्तेमाल किया है, यही वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जब आप इसका अटैक इस पे कराएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल होगा प्रोपाइल, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं या इसी को मन हो तो आप लिख सकते हैं CH2 CH2 CH3, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि रीअरेंजमेंट मत करा दीजिएगा, प्रोपाइल की जगह आइसोप्रोपाइल मत लगा दीजिएगा, ठीक है। आगे चला जाए, बात किया जाए कुछ और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोफाइल की। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में आप एसिड क्लोराइड को लेंगे या एनहाइड्राइड को लेंगे, तो दिस इज एनहाइड्राइड या ये है एसिड क्लोराइड, ठीक है, और इस्तेमाल करिएगा लुईस एसिड AlCl3 का। दिस विल AlCl3 इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा या इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इतना हिस्सा बाहर निकल जाएगा, और दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल RCO+, ठीक है। RCO+ में देखिए यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बगल वाले कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन पे प्लस चला गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रोफाइल मत कहिएगा, क्योंकि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सभी का ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होना जरूरी है। तो ऑल्दो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों में से कोई भी असली स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। ये स्ट्रक्चर में सभी का ऑक्टेट पूरा है, ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्टेट, और इसीलिए इस स्ट्रक्चर को आप इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहिएगा। यही वजह है कि आप ऑक्सीजन से कभी अटैक नहीं कराइएगा, आप हमेशा कार्बन से अटैक कराएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है वो कार्बन होगा, इलेक्ट्रोफाइल ये वाला होगा। यहां सभी का ऑक्टेट पूरा है और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कभी भी ऑक्सीजन नहीं होने जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन पे ये प्लस चार्ज भले दिख रहा है लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होने के लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होना जरूरी होता है। अगला बात किया जाए, अगला रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन। हम लोग बात कर चुके हैं सल्फोनेशन में SO3 इलेक्ट्रोफाइल, ये भी आप कह सकते हैं, या आप सोच सकते हैं कि एज इफ SO3 पे H+ का अटैक हो गया, ठीक है, इस ऑक्सीजन पे आपने अटैक करा दिया और अब सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ तोड़ दीजिएगा। यहाँ पे सल्फर पे आप फॉर्मल पॉजिटिव सोच सकते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड तोड़ देंगे तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, ये बॉन्ड गया टूट, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर चला गया, ठीक है, सल्फर पे फॉर्मल पॉजिटिव आ गया। आप इसको इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि सल्फर के साथ ढेर सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हैं, यहाँ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव, तो 3 टाइम्स डेल्टा पॉजिटिव सल्फर पे है, इस वजह से सल्फर जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन कंडीशन, और अलग अलग बुक्स अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल बताती हैं, कुछ इसको कहती हैं कुछ इसको कहती हैं।
खैर अपना मतलब ये है कि आप याद रखें कि कौन से रिएजेंट इस्तेमाल हो सकते हैं। तो रिएजेंट इस्तेमाल हो सकता है कॉन्क H2SO4, सीधे SO3 या फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम। इसका मतलब होता है आप H2SO4 और SO3 का मिक्सचर यूज कर रहे हैं, या आप दोनों को एक साथ जोड़ के लिख दीजिए। तो हाइड्रोजन देखिए 2, सल्फर एक यहाँ 2, ठीक है, और ऑक्सीजन 4 यहाँ 3 यहाँ, सो दिस इज 7, ठीक है। तो दोनों मिला के एक साथ लिख दीजिए। अगेन ध्यान रखिएगा कि सल्फोनेशन में रिएक्टिविटी सल्फोनेशन की ज्यादा होगी जितना ज्यादा SO3 का कंटेंट होगा। कॉन्क H2SO4 में SO3 का कंटेंट कंपैरेटिवली कम होता है और इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ओलियम का। ओलियम में SO3 का कंटेंट ज्यादा होता है, सल्फोनेशन तेज होगा। अगर आप कॉन्क H2SO4 इस्तेमाल करेंगे तो सल्फोनेशन धीरे होगा क्योंकि SO3 का कंटेंट कम है। आगे चला जाए, रिवर्स रिएक्शन होगा डीसल्फोनेशन, और इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यहाँ देखिए कॉन्क H2SO4 इस्तेमाल किया गया है, यहाँ डाइल्यूट H2SO4 इस्तेमाल किया गया है, या आप सिंपली वाटर के साथ बॉयल कर दीजिए, ठीक है। अगला है नाइट्रोसोएशन, ठीक है। नाइट्रोसोएशन का इलेक्ट्रोफाइल होता है NO+, ठीक है, और ये आप पा सकते हैं HNO2 से, या आप इस्तेमाल कर सकते हैं NaNO2 + HCl। तो ये दोनों रिएक्ट करके आपस में HNO2 और HCl जनरेट कर देंगे। HNO2 जो है वो बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, इसीलिए हम लोग इन situ जनरेट करते हैं। इन situ मतलब एट द साइट ऑफ रिएक्शन। कैसे इन situ जनरेट करते हैं? NaNO2 और HCl मिला के, ठीक है, HNO2 का जनरेशन करते हैं। HNO2 गिव्स NO+ इलेक्ट्रोफाइल। अगला क्लोरोमिथाइलेशन, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल होता है CH2OH+, ठीक है। तो CH2OH+ इलेक्ट्रोफाइल होता है यहाँ, ठीक है। क्या कैसे बनाते हैं हम? तो फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन HCl और ZnCl2 के साथ, ठीक है, दिस विल जनरेट CH2OH, और CH2OH यहाँ अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, आपको मिल जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, और बेंजाइल अल्कोहल पे देखिए यहाँ HCl है और लुईस एसिड ZnCl2 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे Cl- जो है अटैक करेगा, OH को बाहर निकाल देगा H2O की तरह, ठीक है, पहले इसका प्रोटोनेशन फिर बाहर, ठीक है। तो आप यहाँ सोच सकते हैं SN2, थोड़ा बहुत SN1 से भी, और फाइनली जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ बेंजाइल अल्कोहल पे रिएक्शन रोक मत दीजिएगा, क्यों? क्योंकि सिस्टम में HCl और ZnCl2 मौजूद होगा, ठीक है। तो वो बेंजाइल अल्कोहल को बेंजाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा। फाइनली आपको प्रोडक्ट जो मिला उसमें क्या दिखाई देगा कि CH2Cl लगा हुआ है, और इसीलिए इसको हम लोग कह रहे हैं क्लोरोमिथाइलेशन, ठीक है। लास्ट फॉर्माइलेशन, यहां आप बेंजीन रिंग पे CHO लगाएंगे। कैसे बनाएंगे ये? तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड और H+ का इस्तेमाल करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड में आप समझ सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड में बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डेटिव बॉन्ड है। इसी को आप सोच सकते हैं डेटिव बॉन्ड हटा के सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, ऑक्सीजन पे प्लस और कार्बन पे माइनस। ये कार्बन पे माइनस है इसीलिए H+ इस पे अटैक किया, ठीक है। कार्बन पे अटैक कर दिया तो ऑक्सीजन पे अभी भी प्लस रह गया, ठीक है, और कार्बन पे माइनस जो था और हाइड्रोजन पे जो प्लस था ये बॉन्ड बनने के बाद खत्म हो गया ये स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा कि सभी का ऑक्टेट तो पूरा है। यहां ऑक्सीजन पे भले ही पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, उसका ऑक्टेट पूरा है, इसीलिए ये ऑक्सीजन कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं होगा। आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना होगा। बेसिकली ये पाई बॉन्ड तोड़ दीजिएगा ऑक्सीजन की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, कार्बन पे पॉजिटिव देखिएगा। ये जो कार्बन है जिसपे इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव दिख रहा है, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा, बेंजीन रिंग को अटैक करेगा, ठीक है। हम लोग अगले जो है लेक्चर में और भी बात किया जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, रिएक्शन ऑफ बेंजीन का। वी एंड विथ दिस फॉर टुडे। थैंक यू।